बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थीम नंबर 8 करेंगे, जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट और इंटर्नशिप का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। स्ट्रेटजी अब क्या होती है? स्ट्रेटजी के अंदर हम एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं जो हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है इस वे के अंदर कि हमने जो एक टारगेट सेट किया हुआ है अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस का, उसको हम अचीव कर सकें। तो सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन है। अब टेंजिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारी मशीनरी, जैसे हमारा पैसा। और इनटेंजिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे हमारे ब्रांड का नाम, ब्रांड की इमेज, या फिर हमारे वर्कर्स की स्किल्स, जिनको हम टच नहीं कर सकते। फर्ज करें कि हमारे जहन के अंदर कोई भी अच्छा सा बिजनेस का आइडिया है, तो जब तक हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, हमारा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अब हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया कि हमारी जो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की एक ब्रांच है। ये असेंशियल होती है जब हम मैनेज कर रहे हों अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टेंजिबल और इनटेंजिबल रिसोर्सेज को। और किस लिए हम इसको मैनेज कर रहे हों, ताकि हम अचीव कर सकें अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को और उन ऑब्जेक्टिव को जो हमें सस्टेनेबल कंपटीशन एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन यही है कि इंडस्ट्री में लंबे अरसे तक मुकाबला करने के लिए और हमारा जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मकासद को पूरे करने के लिए कंपनी के वसाइल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास 3 फेज होते हैं स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट के। सबसे पहला होता है हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, नंबर 2 पर आ जाता है हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड नंबर 3 पर आ जाता है हमारी स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और आपके सब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है कि नाम बताएं स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की कितनी टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे जो मेन एरियाज होते हैं उनको कवर करता है। इसमें हम विजन, अपना जो मिशन होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग और इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका एनालिसिस करते हैं और अपने बिजनेस मॉडल को तैयार करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना होता है। तो इस कंपनी, जो भी हम कंपनी को देख रहे हैं, जिसका भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इस कंपनी का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बनाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम एलोकेट करते हैं, उसकी जो मार्केटिंग होती है, उसकी फाइनेंस होती है, उन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे हमारी जो आर और डी होती है या फिर HR डिपार्टमेंट्स, उनका जो रियल टाइम एक्शंस होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। बाकी ऊपर तो कुछ इतना खास नहीं था स्टूडेंट, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि RD एंड HR को हम किसके अंदर रियल टाइम ऑपरेशन में क्या करते हैं, उसे चेंज करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होता है। देखिए, स्ट्रेटजी रिव्यू और हमारी जो क्वालिटी एंड कंट्रोल, हमारा करेक्टिव मेजर और रीविजिटिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। तो आपने ये भी याद रखना है फॉर द MCQ कि हम अगर स्ट्रेटजी को रिव्यू करें, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि एक बार जैसे हम टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट आता है हमारा स्ट्रेटजी की इवैल्यूएशन के अंदर। तो अब हमने देख लिया कि हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर क्या चीज़ें आती है, हमारा मिशन, हमारा इन्वायरमेंट, मतलब काम करने से पहले जो हम जायज़ा ले रहे होते हैं ना, वो हमारी होती है फॉर्मुलेशन। फिर हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, उसके अंदर हम रियल वर्ल्ड के अंदर प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। और जबकि हमारी जो इवैल्यूएशन होती है उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि रीविजिट कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है, क्या वो हमारी एडवांटेजेस, जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी, उसके मुताबिक है या नहीं है। क्रिएशन एंड ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेम इंडस्ट्री डायनामिक्स, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मर्ज, एक्यूस्टेशंस, अलाइनेंस, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इकोसिस्टम्स आर ओवरलैप, द एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट एंड इंटर्नशिप। तो स्टूडेंट, ये जो तमाम चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ये ओवरलैप करती हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, ये इंटर्नशिप में भी होती हैं और हमारी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यही वजह है कि हमारी मैनेजमेंट और इंटर्नशिप का आपस में गहरा ताल्लुक है।
अब हमारे पास स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट की प्रोसेसेस के क्या मेथड्स होते हैं, इसी तरह हमने जो ऊपर तमाम चीज़ें पढ़ी हैं वही हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमारा जो इंटरप्रेन्योर है वो असेस करता है अपने आइडिया की विजिबिलिटी को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक ऐसी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर दैट कैन इंश्योर टू सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देखिए ऊपर तो हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं क्या रियल के अंदर हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। तो अब क्या होता है कि दिस प्रोसेस स्टार्ट विद इनिशियल असेसमेंट। तो ये प्रोसेस यहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है ना कि हमने ये चीज़ें देख ली कि पहले हमने एक प्लान बना लिया, फिर सबसे पहले तो हमने एक सोच बनाई, फिर हमने उसको 3 टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया, हमने पहले उसका जो एक लेआउट तैयार किया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करके हमने चेक किया, फिर हमने इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया कि हम इंश्योर करते हैं अपने एडवांटेजेस को। अब हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारा जो इनिशियल असेसमेंट बनाते हैं, इसके बाद हमारा जो सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना सिचुएशन एनालिसिस के अंदर MGT 503 में स्विट एनालिसिस। तो स्विट एनालिसिस के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं हमारी, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये MCQ के लिहाज से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्विट एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो हमारे पास स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेशन है, इसमें बिजनेस लेवल, जैसे हमारे कॉर्पोरेटेड लेवल होते हैं, जो ग्लोबल स्ट्रेटजी होती है उसको हम मुंतखब करते हैं। इसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़। तो इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में हम क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको हम एलोकेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो सोर्स एलोकेशन हो रही होती है ना, वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हो रही होती है। वही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं। और जब हमारा डिज़ाइन बन जाता है तो क्या होता है कि सबसे आखिर में हम स्ट्रेटजी की मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग के ज़रिए हम परफॉर्मेंस को मापते हैं। तो होप सो ये पूरा का पूरा चक्कर आपको समझ आ गया होगा। बस एक ही बात है, ऐसे ही उन्होंने क्या कहते हैं उसे, बाल की खाल उतारी हुई है बार बार उसे रिपीट करके। नेक्स्ट हमारे पास है VN स्टेटमेंट। तो VN स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छा अब सुने कि जो VN स्टेटमेंट होती है वो हमें ये बताता है कि मुस्तकबिल में आपके बिजनेस की मंजिल क्या होगी। यानी कि अगर हम बात करें अपने एंटिसिपेटेड फ्यूचर ओरिएंटेशन का, तो वो होता है हमारा VN। जैसे कोई भी जो पार्टी होती है इलेक्शन से पहले कहती है कि भाई हमारा ये VN है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यही होती है हमारा एक VN। तो यानी कि 10 साल बाद या 5 साल बाद हम खुद को कहाँ पर खड़ा देखते हैं। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? मिशन स्टेटमेंट ये है कि कंपनी फ़िलहाल क्या काम कर रही है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन, इसके मौजूदा मकासद क्या हैं और अब तक पहुंचने के लिए उसे जो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए वो क्या अप्रोच इख्तियार करती है। तो ये होती है हमारी मिशन स्टेटमेंट। जैसे वो हमारे लीडर्स कह रहे होते हैं ना कि हम ये बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमें प्रेजेंटली अगर हम पूछें कि भाई आप 5 साल से भी तो इक़्तिदार में थे, आपने क्या किया है, तो वो होती है हमारी मिशन स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट ही था, मे बी उसके साथ इतना अच्छे से रिलेट ना करता हो, तो होप सो आप ये दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम बात करते हैं ना एक अच्छे मिशन की या फिर अच्छी स्टेटमेंट की, तो उसके पीछे एक फ़िलॉसफी होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड होने चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा VN और परफॉर्मेंस दोनों को एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए। ये कस्टमर और मार्केट पर फोकस भी होने चाहिए। इनमें टेक्नोलॉजी जैसे कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं, या माशरे की या हमारी सोसाइटी का कोई भी जो कंसर्न होता है, मुलाजमीन का कंसर्न होता है, और हमारे मुस्तकबिल की सोच नज़र आनी चाहिए। तो यही चीज़ है ना कि अगर हमें जैसे हम सियासत की ही बात कर रहे थे, हमें नज़र आता है कि इस पार्टी ने हमारे लिए काम किए हैं या इसका जो मंशूर है, मिशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तभी हम उनको वोट करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि हमारी जो बिज़नेस है उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, हम हमारा जो बिज़नेस है उसका मॉडल क्या होना चाहिए, और ये कि हमारा जो आइडिया है वो सस्टेनेबल या वेएबल है भी या नहीं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्किप करें। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग VN एंड मिशन स्टेटमेंट। तो बड़े फ़ायदे होते हैं हमारे पास अगर हम एक क्लियर VN और मिशन को तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो हमारा VN होता है कोई भी, उसके साथ एक क्या कहते हैं उसे हम
सिंपल सा वर्ड इसके लिए हम यूज़ करें, उनका इत्तेहाद करवा दें। यहाँ पर देखिए एनामिटी ऑफ पर्पस, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर हम उसको लेकर चले। तो अगर हमारा क्लियर विजन हमारा क्लियर होगा और हमारी स्ट्रेटजी है वो क्लियर होगी तो हम तमाम पार्टनर्स को एक पेज पर रख सकते हैं। और एक अच्छा विजन और जो मिशन होता है वो हमारे एग्जीक्यूशन जो प्लान होता है उसकी डिफरेंट प्रोसीजर्स को बनाता है, काम के जो स्टैंडर्ड होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं उनको सेट करता है, हमारे जो वसाइल की एलोकेशन होती है उसमें हमारे फोकस को मेंटेन करता है, और हमारा जो स्टार्टअप होता है उसके कल्चर्स को भी डिवेल्प करता है। यानी कि जो भी स्टार्टअप होता है उसका जो टोन होती है, ये कल्चर जो भी चीज़ें होती हैं उनको उनके लिए यूज़ होता है। सर्व एज अ डायरेक्शन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एमसीक्यू बड़ा ही फेमस है कि आपका ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो सर्व करती हैं एज अ डायरेक्शन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हमेशा याद रखें आपकी मिशन स्टेटमेंट और विजन ऐसी टर्म्स हैं जो सर्व करती हैं एज अ डायरेक्शन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है सेट रूल टू डेटर दो स्ट्रेटजी पार्टनर हु कांट फ्रॉम पार्टिसिपेट फॉर द फर्दर ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, जब हमारा एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो हम उन पार्टनर्स को रोक देते हैं जो मज़ीद जो ग्रोथ होती है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होते। तो ये आपके गोल्स को काम के स्ट्रक्चर में बदलता है और मुस्तकबिल की जो भी हमारी प्रोग्रेस होती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो ये चीज़ बड़ी अहम है ना कि जब हमें स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए क्या, और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो स्टार्ट में जब इस चीज़ का पता चल जाता है तो उन पार्टनर्स को हम वैसे ही निकाल देते हैं ताकि ना तो हमारे सोर्सेज ज़ाया हो ना ही हमारा वक्त ज़ाया हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि स्विट एनालिसिस क्या होता है। कोई भी नया वेंचर या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले बंदे को अपनी इंडिविजुअल और बिजनेस का स्विट एनालिसिस लाजमी करना चाहिए। तो अब हम करते क्या हैं कि इंडिविजुअली जब हम ये करते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बात की कि हमारी तीन चीज़ें आती हैं। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। तो सबसे पहले है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये आपके बिजनेस की वो पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने मकसद को हासिल करते हैं। मतलब जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात आती है वो हमारे क्या होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ होती है। और इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, जैसे हमारी मिशन, हमारा गोल या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद है हमारी वीकनेसेस। तो वीकनेसेस एब्सोल्युटली हमारे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जो आपकी काबिलियत को या फिर इनहेबिटेंट जो होती है उसको रोकते हैं और आपको जैसे आपकी जो एक क्या कहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी टू अचीव, हाँ जी, तो आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना अपनी विजन को, अपने मिशन को या गोल को हासिल करने की, उसको कम कर देते हैं, यानी कि इनहेबिट कर देते हैं। इट एडवर्सली इफेक्ट द सस्टेनेबल कंपटीशन एडवांटेजेस ऑफ द वेंचर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेजेस को कम करती है या अफेक्ट करती है एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब तो होता है ना उसके मुखालिफ काम करती है। तो दैट इज़ अ वीकनेस इन स्विट एनालिसिस। तो अब इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, अपनी जो चेकलिस्ट होती है ना अपने आप को चेक करने की, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आई एम क्लियर अबाउट माय डेस्टिनेशन, क्या मुझे अपनी मंजिल का पता है, क्या मेरी जो स्किल्स हैं वो किक स्टार्ट हैं या ग्रोथ के लिए काफ़ी हैं, और ये भी कि मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, किसी चीज़ की कमी मेरे बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकती है। इसके अलावा जो हम सवाल करते हैं, क्या मेरा नेटवर्क फ़ायदेमंद है, क्या मैं अपने बिजनेस में किसी लेवल की जो कमिटमेंट है वो दे सकता हूँ। तो इस तरह की हम चेकलिस्ट जब तैयार कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि हम बिजनेस वेंचर की जो असेसमेंट होती है ना उसको देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, क्या जो वेंचर है वो हमारे जो मकासद हैं उनके लिए मेजरेबल है, यानी कि इस वेंचर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर मेजरेबल। और इसके बाद है जो मतलब हम सोच रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली भी अवेलेबल है या मुमकिन है। और इसके बाद है क्या पार्टनर्स को के जो मकासद हैं अच्छी तरह वो उनको कम्युनिकेट कर दिए गए हैं, यानी कि जो भी हमारे अंदर हमारे बिजनेस के अंदर शामिल होने जा रहा है, क्या उसके जो भी उसकी कंसर्न्स हैं उसको हमने पहले से बता दिया है। तीसरी जो चीज़ आती है कि इस प्रोडक्ट सर्विस डिज़ाइन कम्पिटिटिव, क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिज़ाइन मुकाबले के लिए काबिल है, यानी कि हमने जब भी कुछ बनाना होता है ना तो हमने देखना होता है कि मार्केट के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो इसके बाद है क्या
टारगेट मार्केट की जो सोच समझ है उसको हमने चुनकर किया है, और उसके बाद प्राइसिंग की बात आ जाती है। फिर हम यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन देखते हैं, क्या हमारी टारगेट मार्केट को अच्छी तरह हमने समझ लिया है। इसके बाद हम कस्टमर ओरिएंटेशन देखते हैं, वेंचर का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि मुनासिब है या नहीं। फिर हम रिवॉर्ड को देखते हैं, और हमारे जो मुलाजमीन की छुट्टियां होती हैं, ये नौकरी होते हैं, यानी कि टर्न ओवर कम है या ज़्यादा, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इनको हम कंसेप्ट के अंदर देख लेंगे, बाकी ये करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर यूजुअली कॉस्ट बेनिफिट, तो किसके थ्रू हम कर सकते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हम अपनी जो स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस उसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू, फाइनेंशियल रेशियो के थ्रू, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन असेसमेंट के थ्रू। और बिजनेस हमारा कोई भी जो बिजनेस होता है वो किस तरह से काम करता है। तो याद रखो कि हर बिजनेस का एक इकोसिस्टम होता है, यानी कि हर बिजनेस एक इकोसिस्टम में काम करता है। जैसे कस्टमर्स, हमारी जो तंजीम होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल होता है, सप्लायर्स, हमारी जो इंटरनल जो भी इंटरनल चीज़ें होती है ना, वो शामिल होती हैं। और जबकि हम अगर बाहर देखें तो हमारे कंपेटिटर्स, हमारी टेक्नोलॉजी की जो चेंज है, या फिर हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, हमारी इकोनॉमी है, या फिर हमारे सोशल जो हमारे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो हमारे बैरूनी अवामल होते हैं। और यही जो चीज़ें होती हैं ना, यही होती हैं जो हम पर बहुत इम्पैक्ट कर रही होती हैं, नेगेटिवली भी कर रही होती हैं और पॉजिटिवली भी कर रही होती हैं। तो एमसीक्यू क्या था कि इंटरनल फैक्टर बता दीजिए। ज़्यादा लंबी कहानी में हमने जाना ही नहीं होता, कि सिर्फ आपने इंटरनल बता देने हैं, कस्टमर है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है एंड सप्लायर है। और अगर हम बात करें जो बैरूनी होते हैं, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, हमारे कंपेटिटर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, चेंज इन इन्वायरमेंट एंड बला बला बला, जो भी चीज़ें बाहर की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं, ये हमारे बैरूनी माहौल में मौजूद वो ऑप्शंस होते हैं जिनको अगर हम एक्सप्लॉट करें या फिर उनका फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारी अपॉर्चुनिटीज़, वो पोटेंशियल ऑप्शंस होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करते हैं या हमें अवेलेबल होते हैं। दैट वेंचर कैन एक्सप्लॉइट, फ़ायदा उठा सकता है किसके लिए, अपने विजन, मिशन और गोल और ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। और थ्रेट्स कौन सी होती हैं, वही नेगेटिव चीज़ें जिनकी वजह से हम अपनी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं। तो अगेन ये चीज़ रिपीट हो गई। फिर हमारी इकोनॉमिकल फोर्सेस हो सकती हैं जो हमें इस चीज़ से रोक देती हैं। हमारी गवर्नमेंट की जो कैटेगरीज होती हैं वो एक्सटर्नल के अंदर आ जाती हैं। लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कम्पिटिटिव फोर्सेस, तो ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इनको भी अगर आप करना चाहें तो कर लें, कोई इतना ख़ास है नहीं ये। नेक्स्ट है कि हमारी मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिनेरियो, पीएसटी एनालिसिस, ये देखें ये इंपॉर्टेंट है। पीएसटी एनालिसिस के अंदर हमारी क्या चीज़ आ जाती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो और इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो लास्ट आपकी लाइन आई है इस टॉपिक के अंदर, बाकी तो सब रिपीट ही हुआ था, कि हमारा जो पोर्टल 5 फोर्सेस हैं उसके अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, कंपटीशन इन इंडस्ट्री, न्यू एंट्रेंस, पावर ऑफ सप्लायर, पावर ऑफ कस्टमर, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी 5 चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। कीप इन व्यू द स्विट एनालिसिस, बिजनेस डिफाइन देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्विट एनालिसिस को हम अपने जहन में रखकर अपने बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं। दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो हमेशा आपने याद रखना है। गोल हमारा क्या होता है, ये एक ब्रॉड और लॉन्ग रेंज की क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें बिजनेस हासिल करना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत आम और एब्स्ट्रैक्ट किस्म के होते हैं। जैसे हमने देखा हो ना कि हमने पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनना है, तो ये लगता तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट ही है, मतलब इतनी जल्दी तो ये नहीं हो सकता, और ना ही ये मुमकिन है कि हम बिल्कुल न्यू आए और एक अच्छी कंपनी बन जाए सबसे हाई लेवल की। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, ये तो सिर्फ एक हमारा ख्याली सा पुलाव था ना। ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, प्रिसाइज और क्वांटिफाइबल होते हैं। ये हमारी प्रॉफिट, हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोडक्शन जैसे तमाम जो एरियाज़ होते हैं उनको अच्छे तरीके से कवर करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे जो अहदाफ हैं वो कैसे होने चाहिए। तो जहाँ पर हमारी बात आती है ऑब्जेक्टिव के स्पेसिफिक, मेजरेबल, साइनेबल, रियलिस्टिक, अटेनेबल और टाइम बॉन्ड होने की, उसे हम क्या कहते हैं, स्मार्ट मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हम इसको मैं हाईलाइट कर दूँ,
हाँ जी, तो इसके अंदर हम किस चीज़ को देखते हैं कि हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो तकरीबन 1 साल का एक्शन प्लान होता है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे शॉर्ट टर्म जो गोल्स होते हैं उनका प्लान कितना होता है, ओनली 1 ईयर लॉन्ग, जबकि हमारे जो लॉन्ग टर्म्स के होते हैं वो 5 से 10 साल तक भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी की हमने डेफिनेशन की है, बार बार इसको नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है हमने ऊपर चीज़ डिस्कस की थी ना, पोर्टल मॉडल। तो पोर्टल जेनेरिकल मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि एक जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है उसे मस्ट भी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वेल थॉट होना चाहिए, वेल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और वो इंश्योर कर रहा हो हमारे की सक्सेस को। और हमारी जो कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है स्टूडेंट, हमारी कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी किस चीज़ पर फोकस करती है, हमारी डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी, इन तीनों पॉसिबल ऑप्शंस को मिलाकर बनती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू जेनेरिक स्ट्रेटजी पोजिशनल मॉडल हमारी कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होती क्या है। वैसे अगर हम इसका देखें तो इसका मतलब होता है कि कम कीमत वाली स्ट्रेटजी। तो इसमें हमारे इंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री में मौजूद अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में सबसे कम कॉस्ट के ऊपर चीज़ें बनाते हैं, यानी कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसी के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि वो ना थोड़ी सस्ती चीज़ें बना लें अपने कंपेटिटर के रिलेटिवली, ठीक है। और ये करते क्यों हैं और इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत सारी जो बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, मैस प्रोडक्शन होती है, हम ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू होता है वो भी लेकर आते हैं। और इसमें जो हमारी इंडस्ट्री होती है, जो हमारी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के अंदर प्राइस वार एक छिड़ जाती है ना, प्राइस के ऊपर जंग जो होती है वो छिड़ जाती है। तो याद रखें कि हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कभी कभार, और हमारी प्राइस की जो वार होती है वो छिड़ जाती है। और इसके अंदर ना ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो सिमिलर सी होती हैं, और इसके लिए हम कोई ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक और बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदाज के अंदर देख रहा होता है, और इसके अंदर क्या आता है कि मुख्तलिफ अंदाज में उसकी पोजीशन करके कस्टमर बेस बनाता है, और कस्टमर भी इसकी जो इनफरादियत होती है या फिर इसका जो बेनिफिट होता है उसको वैल्यू देते हैं। अब बात यह है कि ये कब अप्लाई होती है, तो जब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड कॉन्शियस हों। ऊपर तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हमारे कस्टमर्स का ब्रांड कॉन्शियस होना ज़रूरी नहीं है, तो वो हमारी कोस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे हमारी जो आटा है, आटा हमारी फॉर एग्जांपल, तो वो तो हर बंदे को चाहिए ही ना। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं करते, लेकिन जैसे जैकेट्स होती हैं, शूज़ होते हैं, बैग होते हैं, तो उनमें लोग थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है जो वो शुरू से या स्टार्ट से यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट फैशन सेंसेस के अकॉर्डिंगली ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। तो डैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद हमारी आ जाती है फोकस स्ट्रैटेजी। तो इसमें फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पूरी मार्केट के बजाय किसी एक या एक से ज़्यादा, यानी कि हमारी जो नैरो निश होती है ना, मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं हम, और इसकी जो स्पेसिफिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे हम जिनको हम स्पेशल नीड के नाम से पहचानते हैं, और इन्हें हमारी जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो उनको यूज़ करते हुए बनाते हैं, और इनके फोकस के अंदर रहते हुए हम या तो कीमत को कम कर सकते हैं या फिर उसे डिफरेंशिएट में ला सकते हैं। तो फोकस वैसे भी अगर हम देखें ना कि हम किसी एक नीश के ऊपर, एक जो नैरो मार्केट होती है ना उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके छोटे से सेगमेंट के ऊपर सर्व कर रहे होते हैं। जैसे होता है ना कि एक यूट्यूब चैनल की आप मिसाल ले लें कि एक चैनल है वो सिर्फ आपको मिड टर्म प्रिपरेशन की चीज़ें दे रहा है, एक फाइनल की दे रहा है, और एक आपको सिर्फ असाइनमेंट्स दे रहा है, और एक सिर्फ आपको सीएस के लेक्चर्स दे रहा है। तो वो एक पूरी अगर हम देखें ना एक बड़ी नीश, तो वो ये था ना कि वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेक्चर्स दे रहा है, लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक एक नैरो सी फील्ड के किसी एक सेगमेंट को सर्व कर रहा हो, तो डेट इज़ अ फोकस स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर वो क्या आइडेंटिफाई करता है, स्पेशल नीड को, के स्टूडेंट्स को कब असाइनमेंट्स आ रही हैं, उसने कब उसकी वीडियोस बनानी है या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, या फिर जो फोकस जब वो मिड टर्म्स आते हैं तो मिड टर्म पर उसका फोकस होता है,
और इसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी जो रूटीन है उसको चेंज भी कर देता है। जैसे होता है कि ना स्टार्ट के अंदर तमाम जो भी चैनल्स होते हैं वहाँ पर लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपका मिड और फाइनल आता है तो आपको वो वाला कंटेंट दिया जाता है। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये वो यूनिक एडवांटेजेस होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में कस्टमर को ज़्यादा बेहतर कीमत या प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देता है। ऊपर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कंपिटिटिव एडवांटेजेस, तो इसका आसान लफ्ज़ों में यही मतलब होता है कि हमारा एक यूनिक किस्म का पैकेज, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा ये वाला पैकेज है, या फिर 20% इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं हम, और इसके साथ फॉर एग्जांपल बाय वन गेट टू, नहीं, बाय टू गेट वन फ्री। तो इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं ना, वो हमारा क्या होता है? कंपिटिटिव एडवांटेजेस। यानी कि हम अपने जो कंपेटिटर्स हैं ना उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ने के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, या फिर उनके साथ या उनसे आगे बढ़ने के लिए चीज़ कर रहे होते हैं। तो डेट इज़ अ कंपिटिटिव एडवांटेजेस। ये बेहतरीन ग्लोबल लेवल पर कैसे हासिल की जा सकती है, ये भी तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारी वो बेहतर कास्ट और प्रोडक्शन की जो भी क्वालिटी होती है या अफादियत होती है, ज़बरदस्त इनोवेशंस होती हैं और कस्टमर की बेहतर इंगेजमेंट ऑफर कर रहे होते हैं हम, और कंपनी के जो वसाइल और काबिलियत होती है, यानी कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उन सब को हम क्या कर रहे होते हैं? मिला रहे होते हैं, ताकि हम एक बेहतर हमारी जो वैल्यू क्रिएशन है वो पैदा कर सकें। तो अब क्या होता है कि ये चीज़ें तो सिर्फ हमारी एक आम सी बात हो गई, लेकिन अब हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? तो लोकल मार्केट के हिसाब से हम खुद को ढाल कर और हमारा जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उसे ग्लोबल कल्चर के मुताबिक बनाकर हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतरीन लोकेशन ढूंढकर, और जो हमारी नॉलेज मैनेजमेंट है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, और इसके अलावा जैसे हमारी जो कास्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाकर, तो ये जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हमारी जो कंपटीशन बिग मार्केट के अंदर कंपटीशन पोजीशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्केट लीडर इज़ वन ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ द मार्केट शेयर। तो हमारा जो मार्केट लीडर होता है ना वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब ये किस तरह से होता है कि जिस मार्केट में जिसका सबसे मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना वो हमारा लीडर ही है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस शुरू किया, 1 लाख आपने दिया और 5 लाख आपके दोस्त ने दिया तो एब्सोल्युटली जो आपका दोस्त है वही लीडर होगा। इसके बाद आती है हमारे पास मार्केट चैलेंजर। तो मार्केट चैलेंजर के अंदर क्या आ जाता है? जो बस हमेशा मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारी मार्केट होती है ना उसको चैलेंज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को इनोवेट कर रहे होते हैं, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी कोस्ट के थ्रू और दूसरे ज़राए के बाद। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास मार्केट फॉलोअर, जो मार्केट के ट्रेंड्स को बस फॉलो ही करते जाते हैं, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया। नो स्टूडेंट, मार्केट जो चैलेंजेस होते हैं, मैं इस चीज़ को पढ़ रही थी, ये देखें। तो मार्केट चैलेंजर जो इनोवेट करते हैं टेक्नोलॉजी और कॉस्ट एफिशिएंसी को, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इसलिए इनोवेट कर रहे होते हैं ताकि मार्केट लीडर को चैलेंज कर सकें। लेकिन जो हमारे मार्केट फॉलोअर होते हैं ना वो बस ऐसे फॉलो ही करते रहते हैं, जिधर को जाती है मार्केट वो पीछे पीछे चले जाते हैं। और मार्केट निशियर कौन से लोग होते हैं? मार्केट निशियर्स के अंदर हमारी कोई भी जो किसी छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने वाली या सख्त मुकाबला करने वाली मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो बस ये चीज़ याद रखें कि कंपीटिटिव जो एडवांटेजेस होते हैं उनको वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, इंटीमिटेबल होना चाहिए, और नॉन सब्स्टिट्यूएबल और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो ये MCQ है आपका, बल्कि सारे ही MCQ हैं आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट लीडर कौन सा होता है, मार्केट चैलेंजर कौन सा होता है, मार्केट फॉलोअर कौन सा होता है आपका, और नेक्स्ट इज़ अ मार्केट निशर कौन सा होता है, जो बड़ा सख्त कंपटीशन दे रहा होता है ना, हाईली कंपटीशन दे रहा होता है, लेकिन उसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। और कंपटीटिव एडवांटेजेस के लिए क्या होना ज़रूरी है? वो वैल्यूएबल हों, रेयर हों, इंटीमेबल हों, नॉन सब्स्टिट्यूएबल हो, और सस्टेनेबल हों। तो ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें हम।
अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए एक छोटा सा जो वर्ड आप याद रख सकते हैं ना, आपके एमसीक्यू में या फिर आपके शॉर्ट में आता है, तो डैट इज वीरन। तो अगर आप वीरन का वर्ड यूज़ कर लेंगे ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि इसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी। तो बस आपने इसको, वैसे तो मैं टेक्स्ट भी कर सकती थी, लेकिन चले देख लें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी फॉर वैल्यूएबल, आर फॉर रेयर, आई फॉर इंटीमेटेड एंड एन फॉर नॉन सब्स्टिट्यूएबल एंड सस्टेनेबल। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपटीशन इज़ एनालाइज्ड मैनी टूल्स। बड़े टूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे एक बेहतरीन टूल है वो एक हमारा पोर्टल 5 फोर्सेस भी होती हैं। तो सबसे पहले है इंडस्ट्री राइवलरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंपेटिटर्स की तादाद, इंडस्ट्री की ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री के अंदर कितनी गुंजाइश है, इंडस्ट्री में गुंजाइश से ज़्यादा माल यानी कि ओवर कैपेसिटी, या फिर जो हमारे जो बैरियर्स होते हैं, एग्जिट बैरियर्स, और जो डाइवर्सिटी ऑफ कंपटीशन होता है, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन की जो कम्प्लेक्सिलिटीज़ होती हैं, ब्रांड की इक्विटी होती है, या फिर एडवर्टाइजिंग पर कितना खर्चा आएगा, वो तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके अंदर यही सम इंडिकेटर्स होते हैं हमारी किसके, इंडस्ट्री राइवलरी के। यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट ये आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके शॉर्ट लॉन्ग में आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आपने याद रखना है कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे एग्जिट बैरियर, डाइवर्सिटी ऑफ कंपैटिटर्स, ओवर कैपेसिटी स्ट्रेटजी एंड इंफॉर्मेशन कम्प्लेक्सिलिटी, ब्रांड इक्विटी, लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो भी चीज़ें आ जाती हैं ना, वो हमारी इंडस्ट्री राइवलरी के अंदर आती हैं। बैरियर टू एंट्री में क्या होता है, हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। बैरियर टू एंट्री के अंदर हम देख रहे होते हैं हमें अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल को, ब्रांड इक्विटी को, स्विचिंग कॉस्ट को, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन को, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस को, लर्न कर्व एडवांटेजेस को, अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उन इंडिकेटर्स को जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं किसके थ्रू, के एक नए इंटरेस्ट को मार्केट के अंदर दाखिल होते हुए किन खतरात का सामना है। तो बस याद ही रखें कि बॉन्ड बैरियर टू एंट्री टू बी एनालाइज्ड वाइल लुकिंग फॉर द थ्रेट टू द एंट्रेंस। बस यही आपके एमसीक्यू में मैक्सिमम पूछा जाता है कि बैरियर टू एंट्री में क्या होता है, हमारे जो न्यू इंटरेस्ट होते हैं ना, उनको एक थ्रेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट। तो इसके अंदर हम देखते हैं पावर ऑफ सप्लाई। तो सप्लायर और फ्रेम्स के दरमियान स्विचिंग कास्ट का इसके अंदर हम मुआवजा करते हैं, यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं या कंपेयर करते हैं। इनपुट्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है उसको देखते हैं, इनपुट्स की कीमत और उनकी जो सप्लाई होती है उनका हमारा जो यूनी इंटर्ड होता है ना, उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर यही होता है ना, सप्लाई पावर की जो चीज़ें हैं हम उनको एनालाइज कर रहे होते हैं। बाकी आप ये देख लें कि कौन सी चीज़ें होती हैं, ये भी हमने क्लियर कर लिया है कि हमारी सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट होती है जिसको हम एलिवेट करते हैं। स्विचिंग कॉस्ट के साथ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, प्राइस इनपुट्स होते हैं, और अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है, यानी कि हमारी ना रुकने वाली इनपुट्स। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं बायर पावर को, तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं टू चेक बायर पावर को चेक करने के लिए हम बार्गेनिंग को देखते हैं, लेवरेज और वॉल्यूम को देखते हैं, बायर स्विचिंग कॉस्ट को देखते हैं, ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेस को देखते हैं, बायर इंफॉर्मेशन जो अवेलेबिलिटी होती है उसको डिस्कस करते हैं, एंड लास्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायर प्रोपेंसिटी। तो बायर प्रोपेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, बायर प्रोपेंसिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि टू सब्सटीट्यूट एंड relative performance of the substitute at the indicator of analysis substitute। तो जब भी हम सब्सटीट्यूट को उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटिवली देख रहे होते हैं, मतलब एक चीज़ है आपके पास, फॉर एग्जांपल क्या लगाएं हम, फॉर एग्जांपल कोई घी ही है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स हैं घी की, तो हम ये देखेंगे कि नो इसके लिए हम कुछ और लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रिफाइंड फ्लोर और एक जो हमारा दूसरा सिंपल फ्लोर होता है, तो उसको अगर हम देखें ना, उनके दरमियान अगर हम कंपटीशन करें, तो हमारा जो एक देसी होता है ना, हमारी जो फ्लोर होता है उसके मुकाबले में, या उसका जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है जैसे रिफाइंड फ्लोर होता है, वो किस तरह से compete कर रहा है। और यही जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इनको हम एनालाइजिंग सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और यही हमारी बायर की
प्रोपेंसिटी होती है। तो हम एक सब्स्टिट्यूट को दूसरे सब्स्टिट्यूट की परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ये आसान सी ये चीज़ भी है कि हमने दो चीज़ें एक ही तरह की बेची। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगेन हम क्या लगाएं कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स बनाई दो तरह की, तो दोनों थी तो एक तरह की लेकिन फ्लेवर चेंज था, ठीक है, या फिर ब्रांड का नाम हमने थोड़ा चेंज कर दिया। तो हमने ये देखा कि दोनों में सबसे ज़्यादा परफॉर्म कौन कर रहा है, उनकी पैसे के लिहाज से या मार्केट के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी के लिहाज से। स्ट्रेटजी वंस मेड शुड बी कंटिन्यूसली इवेलुएटेड। तो जब बन जाती है हमारी स्ट्रेटजी तो वो फिर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसके अंदर डिफरेंट जो चेंजेस होती है ना वो अक्कर होती रहती हैं। तो क्या होता है कि जब भी एक स्ट्रेटजी होती है उसको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या गोल्स होते हैं एक स्ट्रेटजी को उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंस, अब कॉन्सोनेंस क्या होती है? रेफर टू द नीड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर हम उन सेट्स को देखते हैं, या आसान अल्फाज के अंदर इसका मतलब है कि स्ट्रेटजिस्ट को ये देखना चाहिए कि बैरूनी माहौल में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक अडाप्टिव हैं भी या नहीं। तो हमारी स्ट्रेटजी को उन तमाम ट्रेंड्स के मुताबिक अडाप्टिव होना चाहिए, और स्ट्रेटजी जो होती है वो हमारे पास फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास काबिल अमल होनी चाहिए, यानी इसके पास हमारे फिज़िकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल तमाम वसाइल मौजूद हों, और इसको हम जो हमारे पास है ना कम्पिटिटिव एडवांटेजेस वो भी ज़रूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये 4-5 एलिमेंट्स आप याद कर लें। कॉन्सोनेंस होनी चाहिए आपकी, यानी कि हम आहंगी, रिलेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, फिजिकल होना, जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्लूड होने चाहिए। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने फाइनेंशियल को रिव्यू करता है या फिर पैसों का हिसाब किताब करता है तो उसको इन टूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यू है। सबसे पहले तो ROI स्टैंड फॉर रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें क्या मुनाफा आया है। और दूसरी जो टर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो ये आपने याद रखना है। ROE का मतलब क्या होता है कि हमने जो इक्विटी की थी, जो हमने डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर या डिफरेंट सोर्सेज लगाए थे उनके मुताबिक हमें क्या मुनाफा आया। तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए? प्रॉफिट का मार्जिन, मार्केट शेयर, डेबिट टू इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, सेल्स एंड एसेट ग्रोथ। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट आप इसे रट लें, चाहे आप इसे याद कर लें, चाहे आप इसे लिख लें, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यू में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है? इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ ताकि जब आप हैंड आउट पढ़ रहे हों तो आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ जाइए। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू which areas of objective can be measured according to the set target, timelines and responsibilities। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए मकासद को टाइमलाइंस, टारगेट्स और जिम्मेदारियों के हिसाब से मापा जाता है। इसके अलावा जो हमारे रिव्यू के लिए जो पॉलिसी एडिट होता है, ह्यूमन एडिट होता है, कॉर्पोरेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर जो हमारा एथिकल जिम्मेदारियां होती हैं उनका भी एनालिसिस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऐसी कौन सी टर्म होती है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें, इन चीज़ों का रिव्यू कर रहे होते हैं। दैट इज़ अ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा सा ना मतलब इंटरेस्टिंग सा है। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो ये बताती है कि एक ऐसी मार्केट कैसे बनाई जाए जहां कोई मुकाबला ही ना हो, यानी कि अनकॉन्टेस्टेड मार्केट हो। क्या देखते हैं हम ब्लू ओशन के अंदर? हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से अनकॉन्टेस्टेड मार्केट को बनाएं, यानी कि ज़ीरो कंपटीशन हो, मार्केट स्पेस एंड मेक द कंपटीशन इररेलेवेंट, यानी कि कंपटीशन को इररेलेवेंट कर दें। अब इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर कोई मुकाबला ना हो और कंपटीशन बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाए, तो इसके ऊपर हमारी एक किताब है W. चिन कम, और ये हमारी इस किताब के अंदर जो जिसने लिखी है वो हमारे पास W.
चिनकम और नेक्स्ट इज़ द रेनी मार्बोरन। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने इस कंसेप्ट को बताया था। ये सिर्फ आपकी इकोनॉमी या फिर इंटर्नशिप के लिहाज से नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल जो होते हैं ना पॉइंट्स, उनमें भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है। अब इस स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने क्या देखा था कि इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पूरी मार्केट को हमने एक समंदर के अंदर बदल दिया और उस समंदर के हमने दो हिस्से कर दिए। एक को हम कहते हैं रेड ओशन, ये सबसे पहले मौजूदा मार्केट है। यहाँ पर याद रखें कि हमारा जो रेड ओशन होता है, दो हमने इससे बनाए थे ना, एक हमारे पास ब्लू ओशन और एक रेड ओशन। तो रेड ओशन के अंदर हम क्या देखते हैं, कंपेटिटर्स हैव द कम्पीट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके अंदर जो कंपटीशन चल रहा होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हाई कंपेटिटर्स और लिमिटेड कैपेसिटी होती है। यहाँ आपको मौजूदा मार्केट के अंदर लड़ना पड़ता है, यानी कि कंपटीशन जो होती है या कंपेटिटर्स होती हैं उनके साथ बीट करना पड़ता है और मौजूदा डिमांड को कैश करना पड़ता है, यानी कि एक्सप्लोइट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा होता है हमारे रेड ओशन के अंदर, बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई थी आपके लिए, पता नहीं है वो कहाँ पर होगी। तो स्टूडेंट एक मैंने आप इसी को इस तरह याद रख लें कि आपके पास ना एक बड़ा सारा समंदर है, उसके दो हिस्से हैं, दरमियान में ना ऐसे वॉल है, तो दोनों साइड पर ऐसे ब्लू कलर का एक ब्लू कलर का पानी है। एक जो साइड है ना उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं वहाँ पर, तो वो हमारा क्या होता है रेड ओशन। और बिल्कुल जो साथ वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत कम मछलियाँ हैं, यानी कि बहुत कम कंपटीशन है, तो वो आपका ब्लू ओशन होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट के लिए कीमत और क्वालिटी के दरमियान ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है। यहाँ यानी या तो वो चीज़ सस्ती हो दो या फिर अलग दो। क्या चीज़ होती है, या तो हमने ना फ़र्क तो करना ही करना है, मतलब या तो आप लोग जो मछलियाँ हैं उनकी टाइप ही बदल दो। मैंने अभी बताया ना एक जैसी मछलियाँ हैं काफ़ी सारी, या तो आप कोई ब्लू मछली डाल दो, कोई आप ग्रीन डाल दो, या जो भी है। एक चीज़ तो ये है, या फिर आप उनकी जो प्राइस है उसको ही कम कर दो। तो इन दो चीज़ों को तो हमें देखना ही पड़ता है, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया है कि या तो कॉस्ट कम करो या फिर डिफ्रेंसिएशन करो। तो अकॉर्डिंग टू ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस इज क्रिएटेड। अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस क्रिएट की जाती है। किस तरह से क्रिएट की जाती है, इसे ऊपर जो चीज़ हमने छोड़ दी है स्टूडेंट्स, आजकल हमारी जो आजकल की जो ग्लोबल कस्टमर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सप्लाई डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से जो प्राइस वार है वो शुरू हो चुकी है। तो प्राइस मार्जिन जो होते हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें ना आपस में मिलती जुलती हैं। जैसे एक बिल्कुल बच्चों वाली एग्जांपल कि आपका जो पैकेट होता है ना, सैशे होता है, चाहे वो लाइफ बॉय का हो, चाहे वो आपका सनसिल्क का हो, चाहे वो डव का, वो सारे सबकी प्राइस सेम ही होती है ऑलमोस्ट। जो सैशे की ये तो मे भी आपको पता हो। तो ये चीज़ होती है कि ना प्राइस जो मार्जिन है वो बड़ा श्रिंक हो रहा है और ब्रांड भी एक जैसे हो गए हैं। लोग बस कीमत की बुनियाद पर आजकल चीज़ें चुनते हैं, एक ही चीज़ होती है सारी, बस नाम ही चेंज होता है। तो आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली रेड ओशन के हिसाब से, इस मिसाल को आप याद कर लें। बस फिर जो हमारा ब्लू ओशन होता है, सिंपल सी चीज़ है कि इसका मकसद कंपटीशन नहीं करना होता, बस ज़िंदा रहना होता है, ठीक है। यानी कि सर्वाइवल मुश्किल जो होता है ना वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो ये एक ऐसी मार्केट स्पेस होती है जहाँ कोई मुकाबला नहीं होता और जो हमारे लिए सर्वाइवल करना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जैसे हमारे कंपटीशन को हम इररेलेवेंट बना देते हैं और अपनी जो मौजूदा डिमांड्स होती हैं उनके ऊपर लड़ने के बजाय एक नई डिमांड को कैप्चर कर देते हैं। यहाँ आपको कीमत और वैल्यू के दरमियान ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप यहाँ एक नई वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू इनोवेशन, वो ले आते हैं। यानी चीज़ें ज़बरदस्त भी हों और सस्ती भी हों। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि बजाय हम एक चीज़ के ऊपर जंग करने के, वो है ना कि मछलियाँ आपस में लड़ के मरें, इससे बेहतर है कि वो किसी और समंदर में चली जाएं या फिर वो समंदर के किसी और हिस्से में चली जाएं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो होप सो आपको इस मिसाल के साथ याद रहेगा कि रेड ओशन में सारी मछलियों ने एक जैसा ही होना है और लड़ के मरना है कि ये हमारी जगह है या हम जो भी है।
जो भी मतलब मसाइल होते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा लोग हों या ज़्यादा मछलियाँ हों। और जो हमारी ब्लू ओशन है उसके अंदर हम ये कर देते हैं कि एक जगह पर हम लड़ लड़ के मरने की बजाय हम कोई एक नया सा एस्पेक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि उस समंदर के वो किसी और हिस्से में चली जाती हैं, या फिर कोई एक नई सी दुनिया हम आज़ाद कर देते हैं, एक नई सी इनोवेशन ले आते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं मार्केट की बाउंड्रीज़ को, हम रीच बियॉन्ड करते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड के, और गेट करते हैं हम राइट स्ट्रेटजी को। तो रिकन्स्ट्रक्शन मार्केट बाउंड्रीज के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं लुक अक्रॉस द अल्टरनेटिव इंडस्ट्री, स्ट्रेटजिकल ग्रुप हम देखते हैं कि लुक अक्रॉस स्ट्रेटजिकल ग्रुप विद इन इंडस्ट्री। बायर ग्रुप हमारा होता है स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल, ऑफरिंग फंक्शनल एंड इमोशनल ओरिएंटेशन। इंडस्ट्री टाइम्स एंड ट्रेंड्स होते हैं हमारे, तो इनको स्टूडेंट आप खुद भी देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम कंपटीशन, यहाँ पर जो ऊपर चीज़ है ना, यहाँ पर हमारा जो कंपटीशन है वो ज़्यादा नहीं है, और ये जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारा कंपटीशन होता है, लेकिन हमारे जो नीचे गिवन बाउंड्रीज होती हैं उनमें ज़्यादा हमारा जो कंपटीशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा फॉर द MCQ या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए। रीच बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग डिमांड, इसका मतलब क्या होता है कि इस लॉजिक के अंदर दो पुरानी स्ट्रेटजी को चैलेंज किया गया है, यानी हमारा फोकस सिर्फ मौजूदा कस्टमर तक महदूद नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये स्ट्रेटजी ये भी चाहती है कि हमारे बायर्स के फ़र्क को एडजस्ट करने के लिए हम एक फाइनर सेगमेंटेशन कर दें। रीच बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग डिमांड, यानी कि जो डिमांड है ना उससे थोड़ा ऊपर जाकर सोचें। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस इस नई डिमांड को पैदा करने के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। इसमें हमारे जो नॉन कस्टमर्स हैं उनको भी टारगेट किया जाता है, यानी जो लोग पहले इस इंडस्ट्री के कस्टमर नहीं थे उनको भी हम टारगेट करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे फीचर्स डाल देते हैं कि हर बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि फॉर एग्जांपल अब देखें ना कि आईफोन की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती ना, मतलब इतनी कोई ख़ास डिमांड नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ जाए। गेट द स्ट्रेटेजिकल सीक्वेंस राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में सप्लायर और बायर्स की यूटिलिटी सही चल रही है तो फिर हमें ये चेक करने की ज़रूरत होती है क्या वो कीमत इतनी है कि वो आम और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ख़रीदारों की पहुंच में हो। तो इसके बाद ये जायज़ा या इसको एसेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या स्ट्रेटेजिकल के प्राइसेस पर मुनाफा कमाने के लिए हमें इसकी कॉस्ट टारगेट को अचीव करने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो हम अपने बिजनेस आइडिया के रास्ते में आने वाली तमाम जो हमारी क्या कहते हैं उसे, अब हमारी जो रुकावटें होती हैं, हर्डल्स होती हैं, उसके बारे में हमारा जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो होप्स स्टूडेंट ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी होंगी। वैसे ये इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि हम गेट स्ट्रेटजी सीक्वेंस राइट का मतलब क्या होता है कि मौके पर छक्का मारना, ठीक है। और इसके अंदर रीच बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग डिमांड, यानी कि एग्जिस्टिंग डिमांड के ऊपर जाकर सोचना, उससे बियॉन्ड होकर सोचना। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटजी कैनवस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैन बी यूज इन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी विद मल्टीपल फैक्टर्स में यूज हो सकता है, वेयर मल्टीपल फैक्टर्स इन इंडस्ट्री कम्पीट इन आर टू बी केप्ट इन माइंड एंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो स्ट्रेटजिकल कैनवस का इस्तेमाल क्या किया जाता है, वहाँ किया जाता है जहाँ इंडस्ट्री के तमाम फैक्टर्स को जहन में रखा जाए जिन पर मुकाबला हो रहा हो और परफॉर्मेंस को भी मापा जाए। तो इस स्ट्रेटजी के ज़रिए एक कंपनी को आम इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लू ओशन की स्ट्रेटजी के 4 एक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि किन चीज़ों को बनाया जाए जो पहले कभी थी ही नहीं। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं किन नई चीज़ों को बनाया जाए जो पहले कभी नहीं थी, ये चीज़ आ जाती है सॉरी। और रिड्यूस के अंदर ये आ जाता है कि हमारी इंडस्ट्री के मयार से जो चीज़ कम है उनको रिड्यूस किया जाए। इसके बाद है कि हम राइज़ करें अपनी इंडस्ट्री का जो मयार है उसे थोड़ा सा ऊपर कर दें, और इंडस्ट्री की जो बिल्कुल फजूल सी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दें। तो होप सो लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही लेंथी हो गया है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह।